तो भारतीय समाज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भारत में मानव के अधिकारों के बारे में कि भारत में मानव के अधिकार कौन कौन से हैं और कब कब उन्हें वे अधिकार मिले हुए हैं। तो आइए समझते हैं भारत में मानव के अधिकारों के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस चैनल पर पूरा कोर्स यूपीएससी का बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी और पीसीएस के सपना देख रहे हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उनको क्या करना चाहिए, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब सीधा बिना किसी और बात के अब चर्चा करते हुए अपने टॉपिक पर। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार के बारे में, भारत में मानव अधिकार के बारे में। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है एक बात है, मानव अधिकार के बारे में बताने से पहले ये बताया जा रहा है कि विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से अगर देखा जाए तो भारत की भी एक सभ्यता है जो कि पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो भारत की भी सभ्यता जो है, भारत की सभ्यता भी उसमें से एक मानी जाती है। कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही यहाँ लोगों के सम्मान पूर्वक यथोचित जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ मानवाधिकार कानून और मूल्य की उपस्थिति रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही यहाँ के यानी कि भारत में देखा जाए तो लोगों के सम्मान पूर्वक और यथोचित जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ मानव अधिकार और कानून मानवाधिकार के लिए कुछ कानून और मूल्यों की उपस्थिति बनी रही हुई है। इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब क्या होता है, समाज के जो संपन्न वर्ग के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, कुछ खास वर्ग के लोगों के मानवाधिकार का हनन करते हैं। दरअसल क्या होता है, इतिहास में एक ऐसा समय आता है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक समय था जब भारतीय समाज बिल्कुल एक था, यानी कि भारत के लोग एक हुआ करते थे। और अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो समाज उतना ज़्यादा एक तरीके से डिवाइड नहीं था। लेकिन जब क्या होता है, एक नई संस्कृति का जन्म होता है, वो होती है वैदिक संस्कृति का जन्म। जब वैदिक संस्कृति का जन्म होता है तो उस समय क्या होता है कि भारत में चार वर्ण में हमारा समाज बढ़ जाता है। और तभी से क्या हो जाता है कि कुछ खास वर्ग के लोग मजबूत हो जाते हैं और कुछ वर्ग के लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो खास वर्ग के लोग जो कम मजबूत हो जाते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ जो एक तरीके से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। जब किसी का शोषण किया जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके मानव के अधिकारों यानी कि उनके अधिकारों का क्या किया जा रहा, हनन किया जा रहा। और जो उनके अधिकार का हनन कर रहा है उसे कह सकते हैं मानवाधिकार। मानव के द्वारा किसी के अधिकारों का हनन करने को ही हम क्या कह सकते हैं, मानवाधिकार कह सकते हैं, मानवाधिकार का हनन कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, कहा जा रहा है मानवाधिकार के आदर्शों और व मूल्यों का आधार लोगों की आधुनिक व प्रजातांत्रिक जीवन हेतु देश के राष्ट्रीय नेताओं ने रखा हुआ है। मानवाधिकार के आदर्शों मूल्यों का आधार लोगों के आधुनिक व प्रजातांत्रिक जीवन के लिए देश के राष्ट्रीय नेताओं ने क्या किया है, इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा परिणामतः अगर देखा जाए परिणामतः अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा क्या किया, मानव अधिकारों के संरक्षण को पूरा बल दिया। दरअसल क्या हुआ, जब हमें एक तरीके से बताया जा रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन राज कर रहे थे, तो हमने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा और कहीं ना कहीं हमने ज़्यादातर जो बल दिया था वो मानव अधिकारों के संरक्षण पर हमने पूरा बल दिया था आंदोलन पर। मतलब कुल मिलाकर हम इसलिए देखिए, एक चीज़ ये समझिएगा इसको, हम इसलिए अंग्रेज़ों को नहीं भगाना चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम इसलिए उनको यहाँ से भगाना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे थे। हमारे अधिकारों को उनको जरा भी चिंता नहीं थी। वे क्या थे, एक तरीके से समझ लीजिए कि वे अपने आप को केवल और केवल उच्च से समझते थे, हमें केवल निम्न, हमें जानवरों की भांति समझते थे। कुल मिलाकर हमें एक तरीके से क्या मानते थे, जानवर ही मान लीजिए मानते थे। कुल मिलाकर हमसे काम करवाना, हमसे बेगारी करवाना, हमें पैसे न देना, हमारे हमारे अधिकारों की कोई रक्षा न करना, हम जो मांग रहे हैं उसकी मांग न पूरा करना। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मन में अंग्रेज़ों के प्रति कटुता आ जाती है। और हमने क्या किया, एक तरीके से आंदोलन करना शुरू कर दिया। पहले तो हमने यही कहा था अंग्रेज़ों से, देखिए
स्टार्टिंग में हमने अंग्रेज़ों से कुछ नहीं कहा था, जैसे कि आप गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है, गांधी जी भी उनका समर्थन करते थे, ठीक है। पहले हमने अंग्रेज़ों से कुछ नहीं कहा कि भाई आप यहाँ से भाग जाइए, हमने कहा कि आप क्या करिए, हमारे भी अधिकारों का संरक्षण करिए, मतलब जैसे आप लोग रहते हैं वैसे हमें भी अपना बराबरी का दर्जा दीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज़ इस बात को मानते नहीं हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें आंदोलन करना पड़ता है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, हम कहीं न कहीं आंदोलन करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारों की कोई भी रक्षा नहीं की जा रही थी, हमें कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे उस समय। हमने क्या किया, अपने अधिकार को पाने के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों से हमने लड़ाइयाँ लड़ी और आगे चलकर क्या होता है, जब हमें ये प्रतीत हो जाता है कि अंग्रेज़ जो है नहीं मानने वाले हैं, तो हम फिर अंग्रेज़ों को भगाने में पूरी तरीके से लग जाते हैं। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन फिर क्या होता है, जब भारत देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद क्या होता है, भारत के संविधान के रूप में राष्ट्रीय नेताओं को या मुख्य अस्त्र मिला, जिसके माध्यम से वे लोगों को मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा मानवाधिकार का उपलब्ध करा पाए। दरअसल क्या होता है, जब आज़ादी हमें मिल जाती है, तो हमने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। जब हमने संविधान का निर्माण किया या संविधान के निर्माण के दौरान ही हमें इस बात को महसूस हुआ, मतलब कि हमारे जो संविधान निर्मात्री थे उनको इस बात को महसूस हुआ कि कहीं न कहीं हमें मानव के अधिकारों के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, मौलिक अधिकार बनाना चाहिए और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे चीज़ों को जोड़ना चाहिए, जिसमें राज्य क्या करे, लोगों के अधिकारों को लेकर कहीं न कहीं वो सचेत रहे और अच्छे से काम करे। दूसरी बात, लोगों को यदि हम मौलिक अधिकार दे देते हैं, तो लोगों के साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके साथ गलत बर्ताव नहीं होगा। तो आज़ादी के बाद हमने, क्योंकि हमने इसके पहले ही महसूस कर लिया था कि भाई एक तरीके से क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमने उसी का लाभ उठाकर हमने क्या किया कि एक तरीके से संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ दिया, जिससे क्या हो कि मानव के जो अधिकार हैं उन्हें मिल सके। फिर बात करते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है 1948 में, अगर आप देखते हैं 1948 में यदि आप देखते हैं तो फिर क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर क्या था, एक प्रकार का स्तंभ की तरह रहा, जो हमें यह बताता है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इसके प्रोत्साहन के लिए हमें क्या कौन कौन से मानक स्थापित करने चाहिए। तो फिर क्या होता है, 1947 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, सार्वभौमिक घोषणा की, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा की मानव अधिकारों के लिए, ठीक है, और उसको अंगीकार भी किया, और जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्तंभ की तरह काम कर सके, और हमें एक तरीके से मानव अधिकारों की रक्षा कैसे होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया, और कौन कौन से हमें मानक स्थापित करना चाहिए उसके बारे में भी हमें बताया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, UNDHR इसे कहा गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और ह्यूमन ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो कैसे देखिए मानव को अधिकार मिलना शुरू हो गए, ठीक है। एक समय था जब मानव को कोई अधिकार नहीं मिल रहे थे अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन फिर क्या होता, आज़ादी जब हमें मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में हम कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को लेकर हम सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, लोगों को मौलिक अधिकार दे देते हैं, राज्यों के हिसाब से राज्य को नीति निर्देशक तत्व दे देते हैं, जिससे राज्य भी क्या करें कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। फिर हमने देखा कि भाई एक तरीके से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं, तो इस बात को कहीं ना कहीं उठाया गया कि कैसे लोगों के एक तरीके से अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को कैसे अधिकार मिलना चाहिए और लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। इस घोषणा पत्र का निर्माण 2 वर्ष की अवधि में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की पहल पर हुआ था। तो दरअसल अगर बात करते हैं, इस घोषणा का निर्माण 2 वर्ष की अवधि में, 2 वर्ष से यानी 2 वर्ष के काल में ही देखा जाए, समय में ही मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की पहल पर हुआ था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा या सार्वभौम घोषणा और परिसिद्धांतों के अनुकरण में ही भारत सहित विश्व भर के देशों ने अपने संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन, इन संस्थाओं की भी स्थापना कर दी। फिर इससे क्या हो जाता है कि भारत ने भी कहीं ना कहीं एक जरूरी कदम उठाया, NHRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो भारत ने भी क्या किया, इसकी स्थापना कर दिया लोगों के मानवाधिकार के लिए, ठीक है, कि लोगों के मानवाधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए। और उसके लिए क्या किया गया, भारत में
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ही क्या किया गया, मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ बताया वही बातें यहाँ पर भी है। ठीक है, जो बातें हमने आपको यहाँ बताया कि भाई भारत ने भी क्या किया, मानव अधिकार के लिए एक तरीके से क्या है, एक अधिनियम बनाकर एक आयोग की स्थापना कर दिया। वही बातें यहाँ पर की गई हैं कि कब किया गया था, तो 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था और मानव अधिकार संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर बताया जाता है कि भारत में मानव अधिकार कानून के बारे में बताया जाता है। अब कहा जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार के कानून कौन कौन से हैं, इसको आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि पहली बात है कि भाई मानव अधिकार का मूल 16वीं शताब्दी के समान सिद्धांत में निहित है। तो अगर देखा जाए तो मूलतः अगर देखा जाए मानव अधिकार के बारे में, तो 16वीं शताब्दी के सामाजिक समान सिद्धांत में ही ये बातें निहित है, कहीं ना कहीं ये पहले से शामिल है, जिसके अनुसार कहा गया कि भाई प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है। तो अगर देखा जाए नेचुरल जो अधिकार यानी राइट्स जो मिले हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसी समय उसे यह अधिकार मिल जाता है, और इनमें अगर देखा जाए तो किसी सकारात्मक हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेयर की गुंजाइश नहीं है। और देश में मानव अधिकार कानून को 2 भागों में विभक्त किया गया। तो दरअसल अगर देखा जाए तो फिर क्या बताया जाता है कि मानव अधिकार कानून को 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक बात करते हैं संवैधानिक तरीका होता है, दूसरा होता है वैधानिक तरीका। संवैधानिक तरीके में अगर देखते हैं आप, तो प्रस्तावना में बताया गया है स्वतंत्रता समता की बात की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी वही बात की गई, स्वतंत्रता समानता, ठीक अवसर की बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता समता की बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में भी ये बातें कही गई हैं। तो अगर देखा जाए तो मानव के अधिकारों के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि बात करते हैं, एक तो संविधान ने हमारा काम किया। संविधान ने क्या किया कि प्रस्तावना में वही बातें शामिल कर दी और वही बातें मौलिक अधिकार के माध्यम से हमें बता दिया, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से भी हमें बता दिया। फिर वैधानिक तरीके में से अगर देखा जाए तो जैसे महिला, बच्चे, आसक्त और व्यक्ति पिछड़े वर्ग आदि के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का कानून का निर्धारण किया गया। फिर क्या किया गया, एक तरीके से तमाम तरह के कानूनों का भी निर्धारण किया गया। जैसे महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, अशक्त व्यक्ति की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कानून बनाया गया वैधानिक तरीके से। तो देश में मानवाधिकार कानून को 2 भागों में बांटा गया। एक तो संवैधानिक तरीका, संवैधानिक तरीका में जो वर्णन किया गया है वो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत वर्णन किया गया है। और वैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो महिला, बच्चे और एक तरीके से अशक्त व्यक्ति, पिछड़े वर्ग आदि के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का कानूनों का निर्धारण किया गया है या करना है। अब बात कर लेते हैं कि संविधान में मानव अधिकार के कानून के लिए क्या कदम उठाए गए। दरअसल बात करते हैं संविधान में मानव अधिकार कानून के बारे में अगर देखा जाए, तो प्रस्तावना में दर्शाए गए न्यायपूर्ण आदर्शों का प्रतिरूप संविधान के तीसरे भाग में लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में परिलक्षित होते हैं। तो जो प्रस्तावना में बताया गया है, जो प्रस्तावना में दर्शाया गया है, वही बातें मौलिक अधिकार के रूप में परिलक्षित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें ये पता चल जाता है, हमें ये महसूस होता है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया और जिन लोगों ने संविधान का एक तरीके से बनाने में अहम भूमिका निभाई, उन लोगों ने बहुत अच्छी सोच के साथ संविधान को बनाया। हमारे अधिकारों को कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिंदा रखा। और आपने देखा कि प्रस्तावना में भी जो बातें कही गई हैं वही मौलिक अधिकार में भी बातें परिलक्षित की गई हैं। कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार में भी वही बातें कही गई हैं। और ये 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार से एक तरीके से हमारे अधिकारों को दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ये सब हमारे अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का मतलब एक तरीके से क्या है कि हमारे अधिकार, हमारे मतलब हम सभी लोगों के अधिकार। ठीक है, कि जैसे समानता का अधिकार की बात करते हैं, हमें क्या है कि हमारे देश में क्या है कि विधि के समक्ष समता की बात की गई है, कि हमारे देश में क्या है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं आपकी सभी को राइट टू स्पीच
बोलने की आज़ादी दी गई है। फिर शोषण के विरुद्ध बताया गया है कि अगर आपका कोई शोषण करते हैं तो उसके खिलाफ भी आपको बताया गया है, आपसे कोई काम करवाता है, पैसा नहीं देता है तो उसे शोषण माना जाता है। तो अगर आपका कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकार के संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें कोई नहीं मना करने वाला है। शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार भी हमें दिए गए अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। फिर बात करते हैं वैधानिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट्स बताई गई हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। तो अगर देखा जाए तो भारत में मानव अधिकार को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी सरकार या हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा सचेत थे। जैसे कि बात करते हैं, हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं। अनुच्छेद 32 द्वारा मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत और व्यापक है। तो बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकारों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो है अनुच्छेद 32 है। ठीक है, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा गया है कि यह राज्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों को नष्ट होने से भी बचाता है। देखिए, भारत एक ऐसा राज्य है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की भी सुरक्षा करने की बात करता है, यानी कि उसके व्यक्तिगत अधिकार भी नष्ट नहीं होने चाहिए। ये मौलिक अधिकार देश में संवैधानिक कानून के मुख्य अंग है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वे केवल और केवल वैधानिक रूप से कभी भी खत्म हो जा सकते हैं, नहीं, ये हमारे संविधान में ये बातें कही गई हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताया गया है कि आपके मौलिक अधिकार कभी नहीं खत्म हो सकते हैं और ये संविधान के प्रमुख अंग के रूप में देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वैधानिक मानव अधिकार कानून। तो वैधानिक रूप से हमें कैसे, यानी कि कानूनी रूप से हमें कैसे अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। विद्वानों द्वारा बताया गया है कि भाई जो किए गए कानून को ही वैधानिक कानून कहा गया है। जैसे कि बात करते हैं, भारत के संविधान में लोगों के मौलिक लोगों के मानवाधिकारों के विभिन्न प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में लोगों के मौलिक मानवाधिकार के विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित कर दिए गए हैं या किए गए हैं। फिर भी सरकार भी क्या करती है, समय समय पर ऐसे कानून हमेशा बनाती रहती है, जिससे क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ समाज के कमजोर वंचित वर्गों का भी कल्याण हो सके। तो जिससे क्या हो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बताया जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक और न्याय के साथ साथ समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका भी क्या हो सके, कल्याण हो सके। सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक कानून जिसके अंतर्गत व्यापक जनसमूहों के मानवाधिकार से संबंधित कानून को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहा जा रहा है मानवाधिकार अधिनियम 1993 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया। NHRC के बारे में बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका गठन किया गया है, NHRC का गठन किया गया, NHRC ठीक है। तो NHRC का गठन किया गया 1993 अधिनियम मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और किस लिए किया गया, ताकि मानव के अधिकारों की रक्षा हो सके। फिर कहा जा रहा है एक तरीके से कि वैधानिक कानूनों के दूसरे समूह में कई कानून ऐसे भी हैं, जैसे अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। देखिए, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 1986 में। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक वे होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है। जैसे कि बात करते हैं भारत में मुस्लिमों की बात करते हैं तो वे अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया है 1986 में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से 1990 में महिला आयोग का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 1993 में एक अधिनियम बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लिए OBC SC और ST के लिए भी क्या है, आयोग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आयोग बनाए गए हैं 1995 में। तो ये है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले आयोग हैं। जैसे कि बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, अगर देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है 1986 में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया 1990 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते हैं 1993 में इसका गठन किया गया है। जैसे SC ST OBC के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है अधिनियम 1995 के तहत।
ठीक है, ये है हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले कुछ आयोग है या संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है इन अधिकारों में अगर देखा जाता है तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया गया है जिससे क्या हुआ है कि इन विशेष वर्ग के लोगों के मानवाधिकार का अच्छी तरीके से संरक्षण हुआ है या संरक्षण हो सके। तो हमने इसलिए इनका गठन किया हुआ है, बताया जा रहा है कि हमने इसलिए इनका गठन किया हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके अधिकारों की अच्छे से रक्षा हो सके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। कहा जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार कानून के विकास से संबंधित कार्यक्रम, जैसे मानव अधिकार के बारे में अगर देखा जाए तो समय समय पर विभिन्न तरीके से क्या किया गया, कदम उठाए गए। जैसे 1829 में देखा जाए राजा राम मोहन राय जी के कहने पर गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, सती प्रथा को खत्म कर दिया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। तो ये मानवाधिकार के कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत 1829 से और अच्छे से हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय जी 1888 में क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। सती प्रथा जैसे जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं, बाल विवाह, जाति प्रथा को इसको खत्म करने का भी प्रयास करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो उनको जो महान सफलता मिलती है वो सती प्रथा को बंद करवाने में सफलता मिलती है। ठीक है, और उन्होंने 1829 में जो भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसके द्वारा क्या किया गया, उसके आदेश पर सती प्रथा को बंद कर दिया गया। और किसका प्रयास था, राजा राम मोहन राय जी का ये प्रयास था। तो ये है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पहली बार आप देख सकते हैं, पहली बार प्रयास किया गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 1929 की बात कर लेते हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में 14 से कम उम्र के नाबालिगों के विवाह पर रोक लगा दिया गया। फिर 1929 में अगर देखा जाए तो बाल विवाह को भी निषेध करने का प्रयास किया गया और 14 से कम उम्र के बच्चों का एक तरीके से विवाह नहीं होना चाहिए। 1950 में क्या किया गया कि भारत ने क्या किया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या किया कि सात संप्रभुता और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी। तो दरअसल अगर देखा जाए तो भारत में क्या किया गया, गणतंत्र की स्थापना कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, भारत में संविधान को लागू कर दिया गया, जिससे भारत एक गणतांत्रिक देश बन जाता है। जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि अब क्या होगा कि हमारे देश में क्या होगा, जो लोग भी चुने जाएंगे वे वयस्क मताधिकार पर ही चुने जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनता का शासन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 1955 में क्या किया गया, हिंदुओं से संबंधित परिवार के कानून में सुधार ने क्या किया, हिंदू महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान कर दिया। तो दरअसल क्या होता है, फिर 1955 में क्या होता है कि हमने क्या किया कि ऐसे कानून बना दिया जिसमें क्या था कि हिंदू महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिल गए। ठीक है, और कब मिले, 1955 में मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं की भी स्थिति को आप देख सकते हैं कि मानव अधिकारों के साथ साथ महिला के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। फिर 1958 में क्या किया गया, सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम भी बनाया गया है 1958 में मानव के अधिकारों के लिए। फिर 1973 में क्या होता है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिससे मूल अधिकारों में परिवर्तन हो या और ना भी हो। कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर क्या हुआ 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती मामले में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको कुछ भी संविधान में संशोधन करना है, संसद को उन्होंने कहा, विधायिका को उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको कुछ भी संशोधन करना है तो आप संशोधन करिए संविधान में, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसके मूल अधिकार यानी कि मूल ढांचे को आप ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, मूल ढांचे को आप बनाए रखेंगे तभी आप संशोधन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर ये कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिल रहा है यहाँ पर कि भाई एक तरीके से क्या है, मूल मानव के अधिकारों की ही कहीं बात कही जा रही है। ठीक है, तो मानव के अधिकारों की ही बात कही जा रही है। 1975 से 77 की बात करते हैं। देखिए, ऊपर वाली कहानी की एक और बातें समझ लीजिए। दरअसल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई मूल अधिकार को बनाए रख सॉरी मौलिक ढांचे को बनाए रखना चाहिए। मौलिक ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए इसलिए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा हवाला नहीं देती है तो कहीं ना कहीं संसद क्या करेगी, संसद अब हावी हो जाएगी, विधायिका हावी हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, गलत कानून बन सकते हैं और देश में कहीं ना कहीं अफरा तफरी या अविश्वास का माहौल फैल सकता है। ठीक है, फिर मानव के जो अधिकार हैं वे संरक्षित नहीं हो पाएंगे और मानव प्रतिष्ठापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी संविधान में संशोधन करिए, कोई भी कानून आप बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखेंगे।
फिर 1975 से 77 में कहा गया कि भारत में आपातकाल की स्थिति के दौरान अधिकारों के व्यापक उल्लंघन की भी घटनाएं घटी हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1975 के आसपास में देखिए 1975 में ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और किसके द्वारा? एक तरीके से इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। कुल मिलाकर उस समय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। एक मिनट दोस्तों, उनके द्वारा ऐसा किया गया, उनके द्वारा ऐसा किया गया था। तो जिसकी वजह से क्या था कि लोगों के, जब 1975 में क्या हुआ था, फिर से एक बार बता देता हूँ। 1975 में क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था, नेशनल इमरजेंसी लग गया था। और जिसकी वजह से क्या था कि कुछ मासूम लोग भी जो थे वे भी उसी में आ जाते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया जाता है। और जिसको लेकर क्या होता है, 44वें संविधान संशोधन में क्या किया जाता है, जिन आधारों पर एक तरीके से क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था, उस आधार को हटा दिया। जैसे कि आंतरिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, आंतरिक विद्रोह, जो आंतरिक विद्रोह था उसकी जो हवाला देकर उस एक तरीके से इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी, उसको हटा दिया। और जिससे कि क्या होता है कि एक तरीके से ये हमें पता चलता है कि मानव के अधिकारों की बात यहाँ पर छुपी हुई है बात, या कही जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा 1978 में क्या हुआ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में क्या होता, उच्चतम न्यायालय ने यह कानून लागू किया कि आपात की स्थिति में भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दरअसल क्या होता है, जीवन जीने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। और कब ऐसा होता है, 1978 में क्या होता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, अगर आपको मतलब सरकार ने कह दिया एक तरीके से, अगर आपको देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करना है तो आप लागू करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक तरीके अनुच्छेद 21 को नहीं ख़त्म करेंगे, मतलब इसको निलंबित आप नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के जीवन के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, फिर कहा जाता है 1978 में कहा जाता है जम्मू और कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम बना दिया जाता है लोगों के अधिकारों को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं 1985 और 86 में क्या किया जाता है, शाहबानो मामले में क्या होता है कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम के अधिकारों को मान्यता प्रदान की, जिससे मौलाना विरोध का एक तरीके से चिंगारी भड़का दी। तो दरअसल क्या होता है 1985 और 86 में शाहबानो मामले में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम जो तलाक, देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कुल मिलाकर ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, मुस्लिम है, और अपनी पत्नी को क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है, तो उसे क्या करना है कि उसके अधिकारों को भी ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर उसे मुआवजा वगैरह देना, उसके खर्चे वगैरह देना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मौलाना होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि उनके मन में बहुत अविश्वास आ जाता है, वे विरोध करने लगते हैं कि नहीं, मानव के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर पुरुष एक तरीके से तलाक दे रहा है तो देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर सोचिए कि आपके साथ अगर कोई करता है, आपको कोई कहता है कि भाई आप अपने घर, इस घर से निकल जाइए, सिर्फ एक कह दिए 3 तलाक, आपसे 3 बार तलाक कह दे रहा है, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह महिलाओं के कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर सरकार सजग हुई, और उसके बाद 3 तलाक मुद्दा आया, जिसको 3 तलाक कानून बना भी दिया सरकार ने। ठीक है, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो और इसी मामले में अगर देखा जाए 1985 और 86 में इसकी बात कही गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन अभी हाल ही समय में आपने देखा 3 तलाक मुद्दे को क्या किया गया, 3 तलाक कानून बनाकर सरकार ने क्या किया, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया या संरक्षण प्रदान किया। फिर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के फैसले को अमान्य करार करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण या अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक के मामले में संरक्षण प्राप्त हुआ। अगर देखा जाए तो 3 तलाक के पहले क्या होता है, 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार बनती है, तब क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने के मामले में संरक्षण भी दिया जाता है कि अगर महिलाओं को तलाक दिया जाता है तो फिर क्या होना चाहिए, एक तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से बत्ती वगैरह मिलना चाहिए, उनको जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर मुआवजे वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर 1989 आता है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है 1989 का अधिनियम पारित कर दिया जाता है कि भाई अब उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वही कुल मिलाकर SC और ST एक्ट जैसे कानून को लाया जाता है।
तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम भी पास कर दिया जाता है 1989 में इनके अत्याचारों का निवारण के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो उच्च जाति के लोगों के द्वारा क्या होता है, निम्न जाति के जो लोग हैं उनको उनके द्वारा शोषण किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि उच्च जाति के लोग क्या करते हैं, निम्न जाति के लोगों का अधिकारों का हनन करते हैं, शोषण करते हैं, जिसकी वजह से क्या किया गया, 1989 में क्या होता है, SC/ST कानून यानी कि अधिनियम पारित कर दिया जाता है। फिर क्या होता है 1989 में कश्मीरी बगावत ने क्या किया कि कश्मीरी पंडितों को का नस्ली तौर पर सफाया किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट हुआ कर देना और हिंदुओं और सिखों की हत्या तथा विदेशी पर्यटकों और सरकारी कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया जाता है और सुरक्षा के लिए फिर कार्य किए जाते हैं। दरअसल क्या होता है 1989 के आसपास में अगर देखा जाए तो कश्मीर में क्या होता है, काफ़ी हिंसाएँ बढ़ती हैं और काफ़ी क्या होता है, एक तरीके से कश्मीरी पंडित आप मूवी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उस समय उत्पन्न होती है, जिसके अधिकारों को लेकर सरकार आगे चलकर सजग होती है। नेक्स्ट बात करती है 1992 में बताया जाता है कि संवैधानिक संशोधन ने क्या किया, स्थानीय स्वभाव पंचायती राज की स्थापना जो तीसरे दर्जे के शासन के ग्रामीण स्तर पर की गई, जिसमें महिलाओं के 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया और साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए भी यह प्रावधान कर दिया गया। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखा जाए तो 1992 में क्या कर दिया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाता है और 1/3 सीट पर उन्हें आरक्षण दे दिया जाता है और साथ साथ जो SC वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए भी यह प्रावधान कर दिया जाता है, उनको भी इस कानून में शामिल कर लिया जाता है। फिर क्या होता है 1993 में मानवाधिकार संरक्षण के लिए के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना कर दी जाती है, जो कि हमने अभी पढ़ ही लिया। नेक्स्ट बात करते हैं 2001 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय ने भोजन का अधिकार लागू करने के लिए व्यापक आदेश जारी कर दिए। फिर क्या हुआ 2001 में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने भोजन के अधिकार को लागू करने के लिए एक व्यापक आदेश जारी कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्कूल स्तर पर दोपहर का भोजन मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया जाने का एक तरीके से प्रावधान आ जाता है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से भोजन के अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जब सजग होती है तो फिर क्या होता है, एक आदेश जारी करती है और जिसकी वजह से सरकार क्या करती है, मिड डे मील जैसे योजना लेकर आती है, जिससे जो लोगों को, हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए या उसके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। तो इसी आधार पर इसको लाया गया। 2005 में फिर क्या हुआ कि एक सशक्त सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया ताकि अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में संबंधित संगठित सूचना तथा नागरिक की पहुंच भी हो सके। तो 2005 में RTI लाया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया जाता है, सूचना का अधिकार लाया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके अधिकार क्या है, वे कहाँ तक काम कर सकते हैं और नागरिकों के क्या अधिकार है और नागरिक कहाँ तक काम कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एक तरीके से 2005 में ही एक तरीके से मनरेगा लाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाता है और रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी प्रदान कर दी जाती है कि अब लोगों को क्या मिलना चाहिए कि कम से कम 100 दिन का काम मिलना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोगों के अधिकारों पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर 2006 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस के अपर्याप्त मानवाधिकारों के प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस सुधार के आदेश जारी कर दिए। दरअसल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा कि भाई पुलिस के द्वारा कई बार अत्याचार किए जाते हैं, जनता में कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर अविश्वास है, तो पुलिस में भी सुधार किया जाना चाहिए, पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। फिर क्या होता है, भारत सरकार क्या करती है, भारत द्वारा क्या होता है कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 पर हस्ताक्षर करने के लिए एक नई युग की शुरुआत होती है, लेकिन अब तक वो महत्वहीन ही थी। भारत में मानवाधिकार के संबंध में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर कानून और विधान बनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखा भी कि भारत में क्या किया गया या भारत ने क्या किया, मानव के अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं सजग रही हमेशा से ही, या भारत की सरकार के बारे में बात करते हैं, हमेशा से मानव अधिकारों के संरक्षण में सजग रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े कानून बनाए, ठीक है, बड़े बड़े कानूनों के द्वारा बनाए गए सरकारों के द्वारा। अब कहा जा रहा है कि इसमें मानव व्यापार और वेश्याओं के शोषण को बचाने के लिए 1993 में कुछ नियम लाए गए। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें मानव अधिकार एवं वेश्याओं को शोषण से बचाने के लिए 1993 में कानून लाए गए। शादीशुदा महिलाओं को राष्ट्रीयता देने का राजनीतिक अधिकार के अभिसमय 1961 पास किया गया। जातिगत विविधीकरण के सारे रूपों को उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1948 कन्वेंशन किया गया। फिर बच्चों की रक्षा से संबंधित अभिसमय कन्वेंशन के लिए 1971 में कन्वेंशन किया गया, अभिसमय किया गया। और रंग भेद को रोकने के लिए अपराध के लिए दंड का प्रावधान संबंधी 1977 अभिसमय या कन्वेंशन किया गया।
या कानून पारित किया गया। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, मीटिंग या अभिसमय किया गया। महिलाओं के साथ विभेदीकरण विभेदीकरण के समस्त स्वरूप प्रारूपों को उन्मूलन का अधिक समय अभिसमय किया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि समय समय पर सरकार ने बहुत सारे जरूरी कदम उठाए हैं। जैसे कि 1953 आप देख सकते हैं कि मानव का व्यापार नहीं चाहिए होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए और उनको शोषण से बचाना चाहिए, जिसके लिए 1993 में कहीं ना कहीं सरकार ने कानून बनाया। फिर उसके बाद शादीशुदा महिलाओं को राष्ट्रीयता देने के लिए राजनीतिक अधिकार के भी कन्वेंशन किए गए या एक तरीके से उनको भी सुरक्षा दिया गया 1961 में। इसी तरह से आप देख रहे हैं हर जगह सरकार ने क्या किया है, मानव अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं सजग हुई है या एक तरीके से काम किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भी सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों को यह निर्देश दिया जा चुका है कि मानव अधिकार के हनन से संबंधित शिकायतों आरोपों का गंभीरतापूर्वक सुने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र बलों तथा अर्धसैनिक बलों को यह निर्देश दिया जा चुका है। कहा गया है कि भाई मानव अधिकार से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है, आरोप आता है या किसी पर आरोप लगाया जाता है तो उसको गंभीरतापूर्वक सुने और उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मानवाधिकार से संबंधित बड़े पैमाने पर कानून मौजूद होना और भारत के मानवाधिकार राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान कहीं न कहीं दिलाता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो व्यापक कानून के होने की वजह से क्या होता है कि कहीं न कहीं भारत की अपनी एक अलग छवि बन जाती है। ठीक है, भारत की अपनी पहचान बन जाती है विश्व स्तर पर अगर देखते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में। तो अब आइए बात कर लेते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में। वैसे मुझे लगता है कि क्लास को यहीं पर रोक देना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लास को यहीं पर रोक देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, क्लास को यहीं पर रोक देना चाहिए, टाइम हो चुका है। तो हम कल देखेंगे भाई एक तरीके से महिलाओं के अधिकार के बारे में। अब आपका काम ये है कि आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों को शेयर कर दीजिएगा और दूसरी बात क्लास को 1 से 2-3 बार ज़रूर आप देखिए। जब तक आप 1 से 2 बार नहीं देखते हैं तो आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, या 2 से 3 बार आप वीडियो को नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और आपको यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टाइमिंग का ख्याल आपको नहीं होना चाहिए। क्या करूँ एक तरीके से दरअसल क्या किया जाए, दरअसल क्या किया जाए, टाइमिंग क्या है कि मैं छोटी इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ नहीं दी जा रही हैं। मतलब आप लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस तरह से जैसे एक करना चाहिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं अपने काम के प्रति। इसकी वजह से कहीं न कहीं कई बार क्या होता है क्लास हमारा भी देने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो फिर मैं भी और अच्छे से एक्टिव हो जाऊँगा और क्लास को बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।